नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका ब्रेन बूस्टर क्लासेस में स्वागत है। तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे फिजिक्स के क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के। अब हमारा है सेकंड सेट। पहला सेट हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं सेकंड सेट की तरफ। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो समझ में आया? चलो बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले ऑप्शन पकड़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको समझते हैं। मान लीजिए एक कांच की ये प्लेट है सीधी, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। इससे 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। इमेजिनरी लाइन का मतलब है एक आभासी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जो कितना है 90 डिग्री पे होता है। कितना होता है स्क्रीन से? 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, 90 डिग्री होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस चमकदार तल पे पड़ती है तो वह उसी मार्ग में लौट जाती है। देखिए कैसे, इस तरीके से। इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब जब किसी प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उसी मार्ग पर लौट जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तित होकर चली गई, जिसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये तल पॉलिश का नहीं है, पॉलिश का नहीं है ये तल, मान लीजिए पॉलिशदार तल नहीं है, तो क्या अब ये रे ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि चमकदार तल होता तो लौट के जाती। अब क्या है, ये अंदर की तरफ आएगी, ये अंदर आएगी, आनी यहां चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक माध्यम है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग माध्यम है, जैसे कि ये मान लीजिए आप विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तब क्या करती है आपतित किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो इसे क्या बोला ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है? अभिलंब ये है, तो इसकी तरफ झुक जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मान लीजिए सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, तो ये यहां ना जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये कोण क्या होता है तुम्हारा आई, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आर। बात समझ में आया आपको? जब भी सघन माध्यम से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ जाएगी। और जब इस एंगल को हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए इस एंगल को हम आई को बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा दें कि ये वाली लाइन सघन माध्यम और विरल माध्यम के समांतर हो जाए, ना तो सघन में रहे ना विरल में रहे, एकदम समांतर हो जाए। इस लाइन को, इस अगर पूरी प्रकाश की किरण इस लाइन में आ गई तो इस वाले बने कोण को पूर्ण आंतरिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो क्रांतिक कोण बोलते हैं, सॉरी क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ऐसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोलेंगे। और जब भी प्रकाश की किरण की क्रांतिक कोण से बढ़ जाए, मतलब क्रांतिक कोण, अगर आई को हम क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाएं तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से आया था। देखिए अब वैसे अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसका कोण इतना बढ़ा दिया कि इससे हटकर ऊपर चली गई, तो ये क्या है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई। कब? क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर। जब भी क्रांतिक कोण से ज्यादा होगी तो उसी माध्यम में ऊपर लौट जाएगी। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए आई पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, पूर्ण परावर्तित हो गई, जिसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको समझ में आया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब भी प्रकाश की किरण किसी बूंद से टकराकर फैल जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।
अब बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, यहां से कोई श्वेत प्रकाश की किरण आई, क्या आई? श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। तो ये 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे हम क्या जानते हैं? विबग्योर, या हिंदी में बात करें तो बैजानी अपी नाला, बैजानी अपी नाला। कैसे? देखो, वॉयलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। समझ में आया? बैजानी अपी नाला से याद कर लो या बिग्योर से याद कर लो। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस अगर देखो आप बात करें इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी 7 रंग टूटते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होता है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपको ये चारों टर्म्स समझ में आएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश फैल जाना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो उसी माध्यम में लौट जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब चमकदार तल से टकरा के लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में टूट जाए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कौन सा होगा इसका आंसर? आपका 4th आंसर आपका सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर में डैश द्वित परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। चुंबकीय ध्रुव, कार्बन ब्रुश, विभक्त विलय, प्लग कुंजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताता हूँ। विद्युत मोटर जानते हैं? मोटर, नॉर्मल मोटर, विद्युत मोटर। अब उससे कैसे कम्यूटेटर काम करता है बता देता हूँ। मान लीजिए ये टर्मिनल होते हैं किसी, ये मान लीजिए आपकी कॉइल है, मोटर्स के अंदर कॉइल डलती है, वो कॉइल है, इससे लगा हुआ है कम्यूटेटर। क्या लगा हुआ है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर कॉइल्स को करंट के टच में रखता है। अब ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इससे तार नहीं बाइंड करके रख सकते, इसे बांध नहीं सकते तार, मतलब तार वो घूमेगा कैसे? तो इसके लिए इधर एक ब्रुश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्रुश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्रुश। और ऐसे करके वायर ले लेते हैं, चाहे इसको करंट देना हो लेना हो, जनरेटर होगा तो देना है, मोटर होगी तो लेना है। तो ये क्या होते हैं? कार्बन के ब्रुश होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्बन के ब्रुश होते हैं। इससे क्या करते हैं? ये ऊपर टच रहते हैं बस, और ये घूमती रहती है। तो ये जब ऊपर टच रहते हैं तो इससे करंट प्रॉपर आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कंडीशन क्या है? अगर मोटर है, अगर जैसे कि इसमें बताया विद्युत मोटर है, तो आप करंट देंगे तो इसके ऊपर टच रहते हैं बस, ये मतलब मान लीजिए ऐसे है तो ये घूमते हैं बस। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? कार्बन ब्रुश। ये कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या काम करता है? करंट को कनेक्ट रखता है कॉइल से। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका? विद्युत ब्रश। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? देखिए, हम तंतु बना रहे हैं किसका? बल्ब का। इसमें निम्न तापमान, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक या उच्च चालकता, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए, जब भी हम तंतु बना रहे हैं किसका? बल्ब का, तो उसमें 2 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला, उच्च प्रतिरोधकता, और दूसरा उच्च गलनांक। देखिए होता क्या है, उच्च प्रतिरोधकता मतलब हाई रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे तो तार उतना रोकेगा। जब करंट को रोकेगा तो तार गर्म पकड़ा हुआ है, गर्म होकर हीट होगा। हीट होने से तार में रोशनी ज्यादा आएगी। मतलब बल्ब की रोशनी किस पर डिपेंड करेगी? उच्च प्रतिरोधकता पर। उच्च गलनांक क्या होता है? ज्यादा करंट जाने से, ज्यादा लॉस होने से तार गर्म होगा, गर्म होकर तार पिघल ना जाए। उस पिघलने के लिए हम उच्च गलनांक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निम्न गलनांक का मतलब है तार गर्म होते ही पिघल जाना। क्या हम ऐसा बल्ब तो बनाएंगे नहीं कि जो गर्म होते ही पिघल जाए। हम क्या करेंगे? उच्च गलनांक बल्ब बनाएंगे। उच्च गलनांक, तो इसमें ऑप्शन क्या है? निम्न तापमान, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। देखो निम्न गलनांक नहीं, उच्च गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उच्च चालकता नहीं, उच्च चालकता मतलब होता है प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा। तो वो नहीं चाहिए हमें। तो हमें चाहिए उच्च चालकता ही, उच्च प्रतिरोधकता।
तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, और उच्च प्रतिरोधकता जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। रोधकता कर लीजिए सर, रोधकता। ठीक है, अब बात करते हैं, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वॉट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों का वोल्टेज 270 हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? हमें क्या निकालना है इसमें? आर, और दे क्या क्या रखा है? वॉट। पावर दे रखी है, पावर वॉट में होती है, तो पावर दे रखी, कितनी दे रखी है? 540 वॉट। इसके साथ हमें क्या दिया? वोल्टेज दिया है, V इक्वल टू 270 वोल्ट। V और क्या निकालना है? R निकालना है। हमें क्या निकालना है? R निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है। क्या हमें इसमें I पता है? नहीं पता, तो I को यहाँ से हटा देंगे। I क्या होता है? देखिए, V इक्वल टू IR होता है। I बराबर क्या होगा? V अपॉन R होगा। I अपॉन V अपॉन R होगा। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पढ़ा होगा भैया, पढ़ा होगा ही तो। ठीक है, तो यहाँ V अपॉन I डाल देंगे, तो V अपॉन R डाल देंगे, V अपॉन R इस I की जगह। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये V स्क्वायर अपॉन R, ये आ गया P के सामने। अब हमें क्या निकालना है? R, तो R को उस साइड ले जाएंगे, P को नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, क्रॉस में इसको नीचे ले लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अब फॉर्मूला आ गया हमारे पास सीधा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। यही पता है हमें। अब देखिए क्या क्या पता है? वोल्ट भी पता है, वोल्टेज भी पता है। ठीक है, वोल्टेज रखिए, वोल्टेज हो गया V स्क्वायर मतलब 270 का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर। पावर कितनी है? 540। 270 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दो बार तो लिख ही सकते हैं ना। एक जीरो से जीरो काट दी, 27 दूनी 54, दो बार में कट गए। इससे काटा, 270 के आधे कितने होते हैं? 135 होते हैं शायद। हाँ, 135 वॉट। ये क्या है? वॉट नहीं, रेजिस्टेंस, ओम। 135 ओम, तो कहाँ है हमारा 135 ओम? ये रहा। ठीक है, देखिए पास का क्वेश्चन। घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत केतली, विद्युत जनित्र या विद्युत टोस्टर? करंट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? धाराएं उत्पन्न करनी है, घर के अंदर करंट लाना है, कैसे लाएंगे? विद्युत मोटर से। क्या मोटर से हमें करंट मिल सकता है? नहीं, विद्युत मोटर से तो नहीं। केतली से घर में केतली जो होती है उससे करंट ले लो आप, मोबाइल भी उसे चार्ज कर लेना। खैर, विद्युत जनित्र, जनरेटर से नहीं, जनरेटर से, हाँ जनरेटर से। जनरेटर क्या है? विद्युत जनरेटर से ही तो हम शादियों में एनर्जी लेते हैं, पावर लेते हैं, धाराएं लेते हैं। वो सब कहाँ से मिलता है? विद्युत जनरेटर से। विद्युत टोस्टर नहीं, विद्युत टोस्टर से भी नहीं। तो इसका ऑप्शन का हो गया विद्युत जनरेटर। अरे यार, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? 10 पाई या 10 बाई पाई, 1000 बाई पाई या 1000 पाई ओम? देखिए ऑप्शन तो ऐसे ही है, मतलब देख के ही पेपर मन ना करे, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है हमको? त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखा है। आर कितना है? 0.5 mm, ये आर दे रखा है हमें। इसके साथ क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 मीटर। mm को भी मीटर में कर लें, mm को मीटर में कर लें, तो क्या बनेगा? 0.5 × 10⁻³ मीटर। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। mm को मीटर में करते हैं तो -3 लगा देते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है? प्रतिरोधकता दे रखी है, रो। रोना सवाल को देख के नहीं है, सॉल्व करना है चुपचाप। देखो रो कितना दे रखा है? 2.5 × 10⁻⁻8। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो ये क्या देखा है? ओम मीटर, तो मीटर नहीं है, इसको चेंज करना नहीं है। आओ क्या निकालना है? पदार्थ की
प्रतिरोध आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। आर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला देखा है कभी? तो दिखाता हूँ। आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो ठीक बना लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रो एल अपॉन ए देखा है ऐसा? याद कर लो, ई नहीं है, ये रो है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। रो, ये रही रो की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8। एल क्या दिया है? 100 मीटर। क्या दिया है? 100 मीटर दिया, 100 मीटर। आर, आर ए हमारे पास ए है और यहाँ किसकी वैल्यू दी है? आर की। तो आर को ए को क्या लिख दिया आर में? पहले ये देखिए, आप ए को लिखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? गोल है। तार कैसा होता है? गोल। गोल मतलब गोल का क्या होगा रेडियस में? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अरे इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही तो लिखा है मैंने। पाई आर स्क्वायर क्या होगा? आर जो दिया है हमें, इसका स्क्वायर करना है। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं और आगे 2.5 गुणा 10 टू द पावर -8 गुणा 100, इसे मीटर लिख दिया मैंने, 100 अपॉन पाई। इसको दो बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है। 0.5 गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर। देखिए घात के ऊपर घात है, गुणा होता है? नहीं होता? होता है। घात के ऊपर जब घात होती है ना तो गुणा होता है। सिखा दूंगा बच्चों की क्लास में कभी। -3 का स्क्वायर मतलब 3 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो 3 दूनी 6। तो क्या आएगा? 10 की पावर -6। अब पॉइंट से पॉइंट हटाया, एक पॉइंट हटा के यहाँ 0 बुला लिया। 5 से काटा, पचम 25, और इस 5 से काट दिया, इसी को खत्म। अब सभी को ऊपर ले जाएंगे। देखिए 10 की पावर -8 तो है ही, इस 3 को +3 कर दूं, -6 को ऊपर जाके +6 बना दूं, बटे नीचे क्या बचेगा? पाई बचेगा केवल 10 में। अब देखो ये कितनी है? 9, और ऊपर 9 है प्लस की, 8 है एक माइनस की, तो कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा। अरे 10 की पावर प्लस की 1 बचेगी, इसका मतलब तो 10 ही होता है ना। और नीचे क्या बचेगा? पाई, मतलब 10/पाई। क्या रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। ओम कहाँ है? ये यहाँ है, दूसरे नंबर पर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 का आवर्धन उत्पन्न कर सकता है और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो क्या क्या पता है हमें? निकालना क्या? फोकस दूरी F निकालना है, और आवर्धन M कितना है? -2। M -2 हो गया। और क्या दे रखा है हमें? V दे रखा है। V कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितना है? 1 मीटर। अब क्या निकालना है? F निकालने के लिए हमें U पता होना जरूरी है। दिख नहीं रहा होगा ये। U निकालना बहुत जरूरी है। U कैसे निकलता है? कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M बराबर -B/U पढ़ा था कल, आवर्धन का सूत्र है। तो M कितना दिया है? -2, और V की वैल्यू पता है हमें 1.5। पहले तो माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ की वैल्यू कितनी है? 1.5। U क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो? नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। 1/2 मान लो, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है क्रॉस में गुणा कर देना, एक ऐसे एक ऐसे, बस इतना। 4 एकम 4, 3 6, इस तरीके से। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे हमेशा 1 है। जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ होता नहीं है, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1.5, U इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो U कितना आ गया? कितना होता है? 0.75। U की वैल्यू कितनी आई? 0.75। क्या निकालना था? F तो निकला ही नहीं। क्या होता है फॉर्मूला F का? अरे सबको याद है कि नहीं? सबको याद होना चाहिए। 1/F बराबर 1/U + 1/B। 1/U कितना है? अभी निकाला, 0.75। B कितना है? 1.5। एलसीएम लिया,
1.5 भी आएगा। एलसीएम लेना बताया था कल, दोनों का एलसीएम लोगे 1.5 आएगा। जो देखो इसका डबल है और तो ये सी वैल्यू है। अब इसको करोगे तो 2, अरे 0.75 का गुणा 2 से करोगे 1.5 आएगा, तो 2 बचा, ऊपर गुणा कर देंगे। इससे करेंगे एक बार में जाएगा, कितना आया 1.5, 2 और 1 3, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30, यही आएगा। याद रहे 1/f है ये, कुछ और मत समझ लेना। 1/f है, f को उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। f बराबर 1/2, 1/2 क्या बोलते हैं 0.5, क्यों बोलते हैं, अरे 0 बढ़ाओगे यहाँ पर 2 5 10, अरे सबको आता हो। ये किसमें आएगा मीटर में, कहाँ है ऑप्शन है ये रहा। तो आपके 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ये पेपर कंप्लीट कर लिया है हमने फिजिक्स का। तो अब थर्ड शिफ्ट का पेपर कराऊंगा मैं अगली बार, तो आप वेट कीजिए थर्ड शिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच।